हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेज लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे 12वीं भौतिक विज्ञान का चैप्टर परमाणु उर्फ एटम। तो परमाणु या एटम में हम पढ़ रहे थे, पहले हम थॉमसन के बारे में पढ़े और फिर हम रदरफोर्ड के बारे में पढ़े, उसकी कमियों के बारे में पढ़े और फिर अपन पढ़े बोर साहब के बारे में। और बोर साहब बिल्कुल भी इस चैप्टर में बोर नहीं करेंगे आपको, बिल्कुल। तो बोर साहब ने खोज करी और हाइड्रोजन सम परमाणु या हाइड्रोजन परमाणु के लिए उन्होंने 3 अभिग्रहित दिए थे, जो पिछली कक्षा में अपन ने पढ़े थे। उसी 3 अभिग्रहित के आधार पे आज अपन कुछ डेरिवेशंस करेंगे, महत्वपूर्ण डेरिवेशन करेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, अब बढ़ते हैं आगे। जब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन, टॉपिक है इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं की त्रिज्या। आज इसी क्लास में, महत्वपूर्ण क्लास में, अपन सारे डेरिवेशन त्रिज्या की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अपन को पता है पहला अभिग्रहित क्या है, और द्वितीय अभिग्रहित क्या है। पहला अभिग्रहित और द्वितीय अभिग्रहित बोर साहब का क्या है, तो देखिए प्यारे बच्चों। पहला अभिग्रहित था, मैंने आपको बताया था mv²। जब इलेक्ट्रॉन अभी के चारों ओर चक्कर लगाता है और अपने को यहाँ निकालना है r, तो ये मैंने आपको बताया था पहला अभिग्रहित। पिछली कक्षा में मैंने आपको कहा था बच्चों, याद कर लेना, रट्टा मार लेना, घोट के पी जाना। तो mv²/r बराबर 1/4πε0 ZE²/r²। और दूसरा अभिग्रहित था mvr बराबर NH/2π। बस अभी हो गया, ये दो याद हो गए ना आपको, सब हो गया क्लियर। ऐसा समझ में आएगा ना कि बस मजा आ जाएगा। तो पहला अभिग्रहित और द्वितीय अभिग्रहित से अपन ने बात करी, थ्योरी थोड़ी सी लिख देना। अब मेरे को इसमें से निकालना है आर, तो आपको दिमाग लगाना है। देखो, आर और वी एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये ध्यान रखना। तो आर वाले फॉर्मूले में कहीं वी नहीं आना चाहिए और वी वाले फॉर्मूले में आर नहीं आना चाहिए, इतना तो आपको समझना है। मैं क्या कह रहा हूँ, आर और वी दोनों डिपेंडेंट है। तो आर वाले फॉर्मूले में वी नहीं आना चाहिए, वी वाले फॉर्मूले में आर नहीं आना चाहिए, जाना। तो अपने को आर चाहिए और अपना मकसद क्या है, वी हटाना। तो देखो, यहाँ तो वी 2 है, यहाँ वी 1 है, वी हटाओ, आंसर पाओ। तो मैं क्या करूँगा, सुनिएगा सुनिएगा, मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि समीकरण 2 का वर्ग करके इसमें समीकरण 1 का भाग दे दूँ। सही है ना? तो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनिएगा। समीकरण 2 का वर्ग करके इसमें समीकरण 1 का क्या देने पर, भाग, भाग मिल्खा भाग वाला भाग देने पर भाई। क्लियर? ऐसा अभी आपको चमक जाएगा ना कि बस मज़ा आ जाएगा। तो देखो मैं करता हूँ, m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, r का स्क्वायर, n का स्क्वायर, h का स्क्वायर, 4π स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे कलर से करता हूँ, बट्टा, बट्टे में भाग दे देता हूँ। देखिए, mv स्क्वायर बट्टा r, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, ऊपर आ जाएगा ZE², नीचे वाला ऊपर आ जाएगा 4πε0 r²। क्लियर? बट्टे में किया ना तो उल्टा हो जाता है, आपको पता हो तो मैंने क्या कर दिया, बट्टा कर दिया, दूसरी वाले का वर्ग किया और पहले वाले का भाग दिया। आप दूसरे वाले का वर्ग करके आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का वर्ग, ऐसे भी कर सकते हो। दूसरे वाले का वर्ग डिवाइडेड बाय पहला वाला, कुछ भी कर सकते हो भाई। एक से किसी का मान निकाल के दूसरे में भी डाल सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे ये विधि सही लगती है। मैंने क्या किया, सुना, बिल्कुल आसान साधारण है। मेरे को पता है v² हटाएंगे तो आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि v गड़बड़ करेगा, क्योंकि r और v एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो मैंने क्या किया, नीचे वाले का वर्ग किया, अब कैसे भी करके भाग दे दो तो v² तो कट ही जाएगा, बाकी अपना आंसर आना ही है। तो देखो, अब देखो ध्यान से, तसल्ली से देखना, r² से r² गया, दूसरे मार्कर से लेता हूँ ताकि और आपको अच्छे समझ में आए। तो r² से r² गया, m से एक m गया,
4 पाई से 4 और ये पाई गया 1, ठीक है। अब कुछ जाने लायक है क्या? वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, तो वो सब चले गए, सब 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 अपने घर गए। अब बचा क्या? देखिए बचा आर, और इधर क्या बचा? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बट्टा पाई बचा 1, जेड बचा और ई स्क्वायर बचा। क्लियर? ये बचा जो बचा वो लिख दिया, बस ये अपना आंसर है। तो अब आर बराबर कितना हुआ, इसको व्यवस्थित करें तो एन तो छोड़ो, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बट्टा पाई ई स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। यहाँ तक देखो भाई बच्चों, यहाँ तक कोई शंका नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्लियर? एक एम भी बच गया था, एक एम, ये एम एक बचा हुआ है, पावर कटी है सिर्फ, एम ये बचा था, तो ये एम कहाँ जाएगा? ये एम भी यहाँ आएगा। क्लियर? ये एम भी उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये एम भी यहाँ चला जाएगा, अभी भले यहाँ डाल दो या मैं इसको हटा दूँ, ठीक है। ये हो जाएगा, देख लो, पाई एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर बट्टा पाई एम ई स्क्वायर एन स्क्वायर बाई जेड। मेरे हिसाब से यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो देखिए अब क्या करेंगे, अपन सबके मान रखेंगे, सबके मान रखेंगे तो अपना आंसर और भी इजीली आ जाएगा। अब देखो, तो अब अपन क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट का मान अपने को पता है कितना है, 8.854 इंटू 10 की घात -12, मात्रक वात्रक आप लगा लेना। अब इसके बाद किसका, एच का मात्रक है 6.034 इंटू 10 की घात -34। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन की बात चलिए तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये कूलोम, ये kg, ये मात्रक वात्रक आप लगा लेना, ठीक है, मान रखने पर। तो R कितना हो जाएगा, सबके मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम, और पीछे एन स्क्वायर बाय जेड बच जाएगा। प्यारे बच्चों, यही आंसर अपने को लाना था और यही आंसर अपन R के लिए ले आए। तो किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या या किसी भी कक्षा की त्रिज्या निकालने के लिए ये सूत्र काम में आता है। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सूत्र लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्लियर है, यहाँ से क्या क्लियर है कि R समानुपाती n स्क्वायर है, मतलब जैसे जैसे n बढ़ेगा, क्वांटम नंबर बढ़ेगा, R बढ़ेगा, और जैसे जैसे Z बढ़ेगा, जैसे जैसे Z बढ़ेगा R कम होगा। क्यों? क्योंकि Z बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेंगे, प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, अरे मेरे पास। क्लियर? तो n बढ़ने से तो आकार बढ़ेगा, लेकिन Z भी बढ़ेगा उसी की तुलना में, तो Z बढ़ेगा तो वो आकर्षण बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा तो उसकी आकृति कम हो जाएगी। तो इस प्रकार R का सूत्र आ गया इस तरह से। अब मान के चलो पहली कक्षा के लिए ये बात करें तो हाइड्रोजन के लिए बात करें, n बराबर 1 और n बराबर 1, तो R बराबर कितना आ जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम। अब Z बराबर 1 और n बराबर 2 करें तो कितना आ जाएगा, तो R बराबर जाएगा 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 2 का स्क्वायर 4। क्लियर? और इसी प्रकार यहाँ पे अगर स्पेस नहीं तो मैं इधर करूँ, R बराबर Z बराबर 1 और n बराबर 3 के लिए करूँ तो R बराबर 0.529 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और अगर मैं तीनों का अनुपात लूँ, अगर मैंने इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया और इसको मैं 3 बोल देता हूँ, तो R1 अनुपात R2 अनुपात R3 जो है वो निश्चित रूप से 1:4:9 होगा।
हाइड्रोजन परमाणु के लिए कक्षा त्रिज्याओं का अनुपात जो होगा क्रमशः 1, 2 और 3 क्वांटम नंबरों के लिए 1:4:9 होगा। क्लियर। इस तरह से अपन ने हाइड्रोजन परमाणु के लिए कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उस कक्षा की त्रिज्या जो है वो अपन ने इस विधि से ज्ञात कर ली। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। पहला अभिग्रहित समाप्त हुआ, पहला अभिग्रहित में कोई लोचा नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला है कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना। पुनः वही प्रोसीजर, पहला अभिग्रहित, द्वितीय अभिग्रहित। पहला अभिग्रहित क्या था? mv² बट्टा r बराबर 1/4πε0 Ze² बट्टा r², दैट्स इट। सेकंड क्या था? कोणीय संवेग NH बट्टा 2π का पूर्ण गुणज होता है ये दोनों समीकरण हो गई पुनः। तो प्यारे बच्चों ये दो समीकरण हो गए। फिर से अपने पास एक समस्या है कि अब v का जो सूत्र निकालना है, अपने को निकालना है v, तो v जब निकालना है तो r नहीं होना चाहिए। अब आप देखो, सुनिएगा, इसमें r 2 है बट्टे में, जैसे मैं इसको इससे भाग दूंगा बट्टे में, ये r और ये r कितने r हो जाएंगे? सीधे 2 r हो जाएंगे, r² कट जाएगा तो सीधा आंसर आ जाएगा। तो सीधा समीकरण 1 में, और सीधा v² में v का भाग दूंगा, कट जाएगा, v 1 बच जाएगा। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या देने पर? भाग देने पर तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? mv² बटा r बराबर 1/4πε0 Ze² बटा r²। अब देखो दूसरा वाला मैं काले मार्कर से कर लेता हूँ कि अब पहली समीकरण ये हो गई सेम एज इट इज, दूसरे का भाग दिया तो ये हो जाएगा mvr और ये हो जाएगा nh बट्टा 2π, भाग दिया तो ये इस तरह से हो जाएगा nh बट्टा 2π। अब सीधी सी बात है कि फिर से काटा काटी करेंगे तो आप क्लियर से देखें, देखो काटा काटी करेंगे तो एक v से एक v गया, m से m गया, एक r और 2 r से ये r² पूरा गया, 4π से ये गया, 2 बचा, कितना बचा? 2 दिखेगा नहीं तो 2 ऐसे लिख देता हूँ। क्लियर? अब तो सब बच ही गया बस। तो देखो ये r गया, पूरा गया, ये r पूरा गया, ये m गया, ये v पूरा गया, बचा सिर्फ v, बचा हुआ सब इधर आ ही गया। तो अब अपना आंसर कितना हो जाएगा? v बराबर Ze² बट्टा 2ε0 NH, जो फिर से पुनः लिखो v बराबर E² 2ε0 H इंटू Z/n। देखिए प्यारे बच्चों, ये आपका डेरिवेशन आ गया। ये बोर्ड परीक्षा में पहले 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो v बराबर E² अपॉन 2ε0 H, E² अपॉन 2ε0 H बट्टा Z/n। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर भाई? यहाँ तक ध्यान से देख लो, कुछ नहीं किया, दोनों है। वेग में क्या करना है? दोनों का भाग देना है, 1 में 2 का भाग देना है, कहानी खत्म। क्या करना है? वेग में सीधा भाग देना है। अब पुनः इन सब के मान अभी मैंने बताए थे तो सीधा आप लिख सकते हो E∈0 व H के मान रखने पर जो वेग आएगा वो कितना आएगा? 2.18
इंटू 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड इंटू एन इंटू जेड बाई एन, जेड ऊपर है तो जेड बाई एन। तो ये फॉर्मूला हो गया फाइनल। अब कभी भी आपको पूछे कि वेगों का अनुपात क्या होगा तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। जेड बराबर 1 हाइड्रोजन के लिए और एन बराबर 1, जेड बराबर 1 और एन बराबर 2, जेड बराबर 1 और एन बराबर 3। तो आप वेग v1 निकालोगे, कितना निकालोगे 2.18 इंटू 10⁶ और v2 कितना निकालोगे 2.18 इंटू 10⁶ बट्टा n2 है तो बट्टा 2, और v3 कितना जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ बट्टा कितना जाएगा सीधा सीधा 3। तो निश्चित रूप से v1 अनुपात v2 अनुपात v3 जो रहेगा वो 1:1:2:1:1:3 रहेगा। और इसको पूरे को 6 से गुणा करेंगे तो 6 अनुपात, अगर पूरा अगर सॉल्व करेंगे 6:3:2, 6:3:2 रहेगा। क्लियर, इस तरह से आप कर सकते हो। क्लियर, v1 अनुपात v2 अनुपात v3 अगर आपको पूछा जाए पहले वाले सवाल की तरह से तो आप कर सकते हो। क्लियर भाई यहाँ तक? देखो ध्यान से इस डेरिवेशन को, ये सवाल आया हुआ है। ये हो गया। अब इधर एक और पॉइंट इसी में लग गया तो बता दूं, सूक्ष्म संरचना नेतांक। एक सूक्ष्म संरचना नेतांक क्या होता है ये भी देख लीजिए। तो मैं आपको बता दूं, सूक्ष्म संरचना नेतांक होता है जिसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। ये कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग और निर्वात में प्रकाश के वेग का अनुपात जो होता है वो सूक्ष्म संरचना नेतांक होता है, जिसका मान लगभग 1/137 आता है। क्लियर, और जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7.239 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर, तो अल्फा सूक्ष्म संरचना नेतांक जो है वो क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल व निर्वात में प्रकाश की चाल के अनुपात को सूक्ष्म संरचना नेतांक कहते हैं। सूक्ष्म संरचना नेतांक कहते हैं। ये कभी एक नंबर का सवाल आ सकता है तो आपको ध्यान रखना है क्या है कि सूक्ष्म संरचना नेतांक अल्फा है, जो है क्या बेसिकली ठीक है। तो ये सूक्ष्म संरचना नेतांक जो है प्यारे बच्चों, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो बच्चों दो अपने डेरिवेशन हो चुके, मेरे हिसाब से 2 डेरिवेशन हो चुके। आपको अच्छे से दोनों के अगर वैल्यू याद रहे तो बढ़िया, ठीक है। ई स्क्वायर ठीक है, E²/2 एप्सिलॉन नॉट H। क्लियर, इसको एक बार देख लो भाई, जल्दी से देखें।
तो दो दो डेरिवेशन हो गए भी अपने। आगे और देखते हैं, तीसरा महत्वपूर्ण डेरिवेशन शुरू करेंगे। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का डेरिवेशन करेंगे अपन। कुल ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी E, जो अपने कहा था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z²/n आया था। तो nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा की बात करें तो ध्यान से देखिए, इसका एक चित्र बनाना जरूरी पड़ेगा। पहले चित्र बना लेते हैं। ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन है, ये चक्कर लगा रहा है। त्रिज्या r अपने ज्ञात कर ली, इसका वेग v ज्ञात कर लिया। अब प्यारे बच्चों इधर देखिए ध्यान से, ये जेड ई इसके अंदर प्रोटॉन है। तो प्यारे बच्चों जब ये चक्कर लगा रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा है, और इन दोनों में आकर्षण है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो कुल ऊर्जा क्या होगी? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो हमें पता है कुल ऊर्जा, तो हम जानते हैं ई कुल ऊर्जा बराबर क्या होगी, हम जानते हैं कुल ऊर्जा जो है वो क्या होगी, ई बराबर के प्लस यू। समीकरण नंबर 1 पहला ही डाल दिया, सीधी बात है। कुल ऊर्जा पूछा था तो कुल ऊर्जा में अपन ने क्या किया प्यारे बच्चों, ई बराबर के प्लस यू, सीधी सी बात है। अब अपने को के की जरूरत है, यू की जरूरत है, ये अपने को बता, और के और यू मैंने आपको निकालना बता चुका हूँ। तो अब क्या है, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के बराबर ½ mv²। कितनी भाई? ½ mv²। ठीक है। अब देखिए इसको बताना है, इसको निकालना है। तो देखिए ध्यान से, ½ mv² को पहले मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है, या पहले, ठीक है। ½ mv² निकालना है तो मुझे पता है प्रथम अभिग्रहित से क्या होता है, mv² बट्टा r बराबर 1/4πε0 Z² बट्टा r², ये होता है। तो r से r कटा तो आ गया। तो समीकरण 3 से mv² का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो k का मान, k कितना हो जाएगा, हाफ तो पड़ा ही है, और ये कट गया, mv² का मान एज इट इज इतना मिल गया, तो ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 ZE² बट्टा r। क्लियर भाई? ये हो गया समीकरण 4। गतिज ऊर्जा आगे भी, यहाँ से लेके यहाँ तक गतिज ऊर्जा आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आ जाए कक्षा में, ठीक है, बात कर रहे अपन nवीं कक्षा की, ध्यान रखना, तो मैं कक्षा ही लिख रहा हूँ। कक्षा में इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, U बराबर आपको पता है k Q1 Q2 बट्टा r। पुनः U बराबर k का मान कितना है 1/4πε0, नाभिक में कितना ZE, देखो इधर ZE, इन दोनों में स्थितिज ऊर्जा है, इन दोनों में, तो क्या है, दोनों के बीच की दूरी तो r है, और ZE और ये क्या इलेक्ट्रॉन, तो ये अब क्या लेंगे यहाँ पे, -e लेंगे। ध्यान से देखना, क्या लेंगे, -e लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 6। क्लियर? ठीक है, और इसको थोड़ा सा और करना है तो अपन कर सकते हैं, ठीक है, 6। तो हो गया 6, समीकरण नंबर 6। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब अपने पास ये स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब इन दोनों का मान अपन कहाँ रखेंगे, धरेंगे समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में धरेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इधर देखिए ध्यान से, मैं इसको मूव कर देता हूँ। तो देखो अब क्या करेंगे,
समीकरण 4 और 6 से, समीकरण 4 व 6 से मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो रखो E बराबर 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE स्क्वायर बट्टा R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस इधर आ जाएगा ZE स्क्वायर देखो इसको पूरा लिखता हूँ मैं, एक साथ लिखता हूँ, देखना ZE स्क्वायर माइनस आगे आ गया और नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर। अब इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। E बराबर क्या आ जाएगा, कॉमन, अंदर वाला सारा मामला कॉमन, तो ZE स्क्वायर बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये आ गया कॉमन, तो ये बचा पीछे हाफ माइनस 1, तो ये आ जाएगा E बराबर माइनस का हाफ ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यहाँ तक देखिए ध्यान से, तसल्ली से, लंबी सांस लीजिए, थोड़ा डेरिवेशन लंबा है लेकिन हो जाएगा, आसान है, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो E बराबर आ गया माइनस का हाफ ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इसमें क्या करना है, देखो फिर से R आ गया, देखो अपन ने क्या किया, अपन ने क्या किया, K का मान निकाला, U का मान निकाला, रख दिया। अब क्या है, R फिर से ऐसा वेरिएबल आ गया जो चेंज हो रहा है, अपने को ये हटाना है, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी सूत्र में जिस किसी एक का ज्ञात करें तो दूसरा R है तो V नहीं आना चाहिए, E नहीं आना चाहिए, E है तो V और R नहीं आना चाहिए। तो R का मान समीकरण में R बराबर पाई, अभी अपन ने देखा था R का मान क्या निकाला था अपन ने, ये एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर से शुरू किया था, एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर पाई मी E स्क्वायर रखने पर, ये आपको याद करना पड़ेगा भाई, एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई M E स्क्वायर। तो रखो भाई E बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का हाफ ZE स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अभी बट्टे में फिर से आएगा तो एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर पाई M E स्क्वायर। मैं ब्रैकेट बना देता हूँ, क्या अपन ने रखा है, ये रखा है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर पाई M E स्क्वायर रखने पर। क्लियर। और N और Z भी आएगा, तो देखो गुणा में R में क्या था, R में अपने आता है N स्क्वायर बाई Z, तो ये भी आएगा। क्लियर। साथ में R का पूरा मान रख दिया, पाई M E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट H स्क्वायर N स्क्वायर पाई M E स्क्वायर Z,
ये पूरा अपन ने मान इसमें रख दिया। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है। समीकरण नंबर 6 हो गया, तो ये हो गया 7, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। अब इसको फाइनल पे करते हैं सेट। ई बराबर दूसरे मार्कर से करते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखो जेड एक हो गया, जेड दूसरा हो गया और एन स्क्वायर हो गया। तो सीधा सीधा तो लिख देते हैं जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर पहले तो, और एक माइनस चिन्ह है जो पड़ा है। अब अपन इसको सॉल्व करते जाएं तो देखो पाई से पाई गया, क्लियर, और m e की पावर 4, m e की पावर 4 नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। देखो ये हो गया समीकरण नंबर 10। m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। देखिए ध्यान से, m e की पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और h स्क्वायर। यहां तक ये फाइनल फॉर्मूला आ गया भाई, क्लियर। यहां तक मेरे हिसाब से किसी को समस्या नहीं है। फिर अपन बढ़ते हैं आगे, फिर से इन सब के मान रखने पर आगे बढ़े, क्लियर। पुनः मान रखने पर, मान रखेंगे सबके जो भी है, तो E कितना आ जाएगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर। ये जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में फॉर्मूला काम आता। फाइनल रिजल्ट अपना ये है 11, ठीक है। E बराबर माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर, क्लियर। ये होगी समीकरण। यहाँ तक मेरे हिसाब से समस्या नहीं है। अब क्या करेंगे, z बराबर 1 और n बराबर 1 के लिए, तो E बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा E बराबर z बराबर 1 और n बराबर 2 के लिए कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया। E बराबर E1 E2 कितना हो जाएगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1/4, 1/4 हो जाएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग। कितना हो जाएगा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी किसमें, माइनस में। फिर z बराबर 1 n बराबर 3 रखेंगे तो E3 कितना हो जाएगा, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/9, तो ये हो जाएगा लगभग माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.54, ठीक है। 1.5 या 1.51 कुछ भी लगभग लगभग बोल दो, ठीक है। नेक्स्ट है n बराबर 1 n बराबर 4, तो ये हो जाएगा E4 माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 1/16, तो हो जाएगा माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये अपना टोटल कितना हुआ, पहली कक्षा के लिए आ गया, दूसरी कक्षा के लिए आ गया, तीसरी कक्षा के लिए आ गया, चौथी कक्षा के लिए आ गया। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, सुनेगा, इसका एक चित्र है, मैं रफली चित्र यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ऊर्जा स्तर होते हैं, इनकी दूरी कम होती जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ये चित्र मैं अगली क्लास में आपको दिखाऊंगा। 2 n बराबर 3 n बराबर 4, इनकी ऊर्जाएं सीधी सीधी आप यहाँ लिख सकते हो, माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद होना चाहिए, ये जो पैटर्न है ये आपको याद रहेगा तो मज़ा आ जाएगा। माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से 4 कक्षाओं तक के ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा आपको याद होनी चाहिए। 5वें के भी की करोगे तो कर लो भाई, इतना कोई खास नहीं है। 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, n बराबर 5। तो ये ऊर्जा स्तर आपको याद रखने, ये ध्यान रखना, क्लियर। तो इस तरह से अपन ने मेन जो है कुल ऊर्जा का एक डेरिवेशन देखा, जिसका मुख्य रिजल्ट जो है अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब E का जो फॉर्मूला है ये अपने आगे तक काम आएगा, इसलिए अपने को याद होना चाहिए। इसलिए मैं पुनः बताता हूँ आपको, मी, इसको ऐसे याद करो, मी
बट्टा ही मतलब एप्सिलॉन नॉट, मी बट्टा ही। अब सुनिएगा, 4 को बांटा 2 और यहाँ कितना कर दिया 8 इनटू, और आपको ये तो पता ही है कि जेड स्क्वायर बट्टा एन स्क्वायर के समानुपाती है। ये जो फॉर्मूला है ये अपने अगले डेरिवेशन में काम आएगा, इसलिए प्यारे बच्चों इस सूत्र को आपको याद रखो, इस सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा। इसको याद करो, मी बट्टा ही स्क्वायर पावर ई की पावर 4 और नीचे कर दिया स्क्वायर स्क्वायर 2 बार और 1 कर दिया 8। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? 3 डेरिवेशन हो गए। एक छोटा सा और डेरिवेशन है, वो भी मैं करवा देता हूँ, थोड़ा सा अनइम्पॉर्टेंट सा है लेकिन अपन करवा देंगे, किताब में दिया हुआ है इसलिए अपन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति की बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कक्षाओं का ऊर्जा स्तर समझ में आ गया। ये सारी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन को जल्दी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए काम किए। कैसे काम किए? कभी कभी सवाल आता है कि एक इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है और इतनी ऊर्जा रिलीज करता है, मान के चलो इन दोनों के ऊर्जा अंतर के बराबर की ऊर्जा देती, तो आपको ये टेबल पता है तो सीधा आपको फॉर्मूला लगा के, दूसरे कोई फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने की जरूरत है, सीधा आपको अंतर पता है। आपको बोले 1.5 या आपको बोले 1.9, अगर सवाल आ गया कि जो है एनर्जी रिलीज होती है वो मान के चलो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन किस ऊर्जा स्तर से किस ऊर्जा स्तर में आया। अब ये कैलकुलेशन से आप जब फॉर्मूले से करोगे बहुत कठिन हो जाएगा, सीधा आपको याद है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सीधा आपको पता चल जाएगा कि भाई आंसर किसका अंतर 1.9 आ रहा है, भाई देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा यहीं से गया इन दोनों का हार है। इतना प्रैक्टिस आप पे इस पे होनी चाहिए कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्यारे बच्चों अब अपन आखिरी डेरिवेशन पे चलते हैं। आखिरी डेरिवेशन है 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन की चौथा डेरिवेशन है भैया, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति। तो प्यारे बच्चों इधर देखिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। अभी तक मुझे लग रहा है सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट थे, आपको अच्छे से समझ में आए। अब आखिर चलते हैं क्या है। तो आप बात करते हैं जब आवृत्ति की, तो आपको पता है कि आवृत्ति क्या होती है, ठीक है। तो आवृत्ति की बात करें तो उसको F से लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति बराबर, मैं इसको अभी F नहीं लिखता हूँ, आवृत्ति से पहले मैं आता हूँ आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या है? दूरी बट्टा चाल। आवर्तकाल दूरी कितनी है? 2πr, चाल कितना है? v। तो 2πr बट्टा v। अब 2πr और v का जितना भी मान आपने निकाला हुआ है, क्लियर, तो आप अलग से r का मान और अलग से उसका मान आप यहाँ पे रखोगे। और आपको पता है आवृत्ति कितनी होती है? 1/t, तो इसका उल्टा कर दोगे v/2πr, ये हो जाएगी आवृत्ति। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, इसमें v और r के मान आपको रख देने हैं। किसके मान रख देने? v और r के मान आपको रख देने हैं। तो आप क्या करोगे? z, सुनेगा, ZE² बट्टा ये 1/2π तो अलग से पढ़ा ही है, ZE², एक इसका मान रख देंगे और एक r का मान रख देंगे। तो ZE² 2ε0 NH ये रख दिया और पाई m ZE² बट्टा ε0 N² H² रख दिया। क्लियर? इससे आप इसको सॉल्व करोगे तो f का जो मान आएगा वो आ जाएगा m Z² e की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4ε0 H³ N³। क्लियर? यहाँ तक आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब प्यारे बच्चों आप ध्यान से देखिए, m e की पावर 4 बट्टा 4ε0 H³ Z² बट्टा N³। कंक्लूजन क्या निकला कि जो फ्रीक्वेंसी है वो समानुपाती है Z² के और व्युत्क्रमानुपाती है N³ के। ध्यान से आप एक बार देख लीजिए, कोई NCERT में डेरिवेशन है नहीं, ठीक है, और ये डेरिवेशन यहाँ डाल दिया गया है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है भाई। क्लियर?
तो आवृत्ति आ गई 4 एप्सिलॉन नॉट एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच क्यूब और एन क्यूब। क्लियर? तो मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फ्रीक्वेंसी करके देखना, फॉर्मूले ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े, मैं अगर मेरे को लगे कि यार और क्या होना चाहिए शॉर्ट में, तो मैं सीधा क्या करता, चलो ये तो किताब का मेथड है, इसलिए मैंने इस विधि से आपको बताया, ये किताब का मेथड है, ठीक है, एनसीईआरटी में है नहीं। और मैं होता तो मैं सीधा क्या करता, मुझे कहता चलो देखो v है, इसका मान 2.18 × 10⁶ है, 2 पाई है, और पीछे क्या करते हैं इसमें z/n, हाँ, और ये है 2 पाई, r का मान कितना होता 0.529 एंगस्ट्रॉम, पीछे क्या n²/z, इसको सॉल्व कर देते, यहाँ कोई वैल्यू आ जाती, और पीछे इसको जब सॉल्व करते तो क्या आ जाता z²/n³ आ जाता। आप देखिए, और मेनली जो सवाल आते हैं वो इसी पे आते हैं, यहाँ कोई भी वैल्यू आ जाती सॉल्व करते तो। क्लियर? तो मैं करता तो मैं ऐसे कर देता, पूरी इतनी टिपिकल वैल्यू याद रखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन याद रह जाए आपको ये पूरा तो बेस्ट है। क्लियर? बाकी तो सॉल्व करना आना चाहिए। कितने फॉर्मूले हैं, अब 1000 सवाल होंगे तो 1000 फॉर्मूले याद नहीं रख सकते। हाँ, अपने को पैटर्न पता होना चाहिए 2πr/v, और कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा सवाल आ भी जाए तो आप अलग से डेरिवेशन से r निकाल के अलग से v निकाल के और भाग दे दो, इससे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे भी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक अपना जो है 4 महत्वपूर्ण डेरिवेशन समाप्त हुए। तो आज की क्लास प्यारे बच्चों हम यही समाप्त करेंगे, अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। तब तक आप ये जो 4 और डेरिवेशन है, अगली एक डेरिवेशन और बच गई वो अगली क्लास में करेंगे। तो ये 4 डेरिवेशन आपके एकदम अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।